हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। तो जल्दी जल्दी से आज के इस लाइव क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइव क्लास है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का लाइव सॉल्यूशन करने वाले हैं और उम्मीद है कि काफ़ी मात्रा में आज यहाँ पे बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, 12th फिजिक्स फर्स्ट लाइव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और इसमें हमने कहा है कि 35 में 35 लाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस लाइव टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी फीस आपको नहीं लगेगा इस लाइव टेस्ट को जुड़ने के लिए। जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और बिल्कुल हम कुछ ही देर में टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इस लाइव क्लास में आप सभी लोग जुड़ जाइए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग फिजिक्स के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखने वाले हैं। एका पर एक 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे और 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा और कुछ समय दिए जाएंगे आपको, जिनमें से किसी एक विकल्प को आपको चूज़ करना होगा। और इसी तरह के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लाइव सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय जाया ना करें, इस लाइव टेस्ट को जल्दी से ज्वाइन करिए। अभी 10 से 15 सेकेंड हैं, आपके मित्र भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से उनको शेयर कर दीजिए ये वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जल्दी से शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, तो अब मैं इस लाइव क्लास को शुरू करता हूँ। ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं। अगर किन्हीं को मॉडल सेट, नोट्स, पीडीएफ वगैरह खरीदना होता है तो वो बच्चे यहाँ पे संपर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए रेडी है आप लोग आज के इस लाइव क्लास में जुड़ने के लिए? बिल्कुल शेयर कर दिया आपने, नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि अगला लाइव क्लास जब भी हम ले तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको हमारी वीडियोस दिखेगी, बार बार दिखेगी। चलिए, फिजिक्स पहला लाइव टेस्ट और ये पहला क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। बताइए स्टूडेंट, 4 विकल्प आपके सामने रखे हैं। समय ही समय है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल सो जाओ इस क्वेश्चन को बनाते बनाते। धड़ाधड़ आंसर देखिए। मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, संख्या जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है और उम्मीद है कि ये लाइव टेस्ट बहुत ही बड़ा लाइव टेस्ट होने वाला है। भीड़ एकदम यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कब कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, क्या कहलाएगा? 4 विकल्प है आपके स्क्रीन पे। एक है आपका प्रतिरोध, दूसरा आपका धारा, तीसरा आपका वोल्टता और चौथा विद्युत वाहक बल। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे ए ऑप्शन मार रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों ने बी को भी टिक किया है, किन्हीं बच्चों ने डी को भी टिक किया है। ठीक है, बट मैं जानना चाहूँगा कि ये हमारा आंसर ये होगा। जी हाँ स्टूडेंट, कॉपी में नोट करिएगा कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। ये लाइव क्लास चल रहा है आपका लाइव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सॉल्यूशन। आज फिजिक्स है हमारा। जल्दी से इसको शेयर करिए कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरोध कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिनको हम लाइव क्लास के थ्रू समझा तो नहीं सकते क्योंकि काफ़ी लंबा रहता है न्यूमेरिकल्स, तो वो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, एल और एच जो है वो बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का रेशियो क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला है 8, दूसरा है 4, तीसरा है 2 और चौथा है नन ऑफ दिस। सॉरी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर होगा ए और मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों ने ए को टिक किया है। ठीक है, और अच्छी बात है कि आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका जो रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा, प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इस पर मैं थोड़ा समय देना चाहूँगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है और आंसर भी एकदम बिल्कुल गति में आ रहा है। कोई कोई बच्चा बी कर रहा है, कोई कोई सी कर रहा है
किन्हीं किन्हीं ने ए को भी टिक किया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जल्दी से बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, उम्दा सवाल है और बिल्कुल बिल्कुल कम समय व्यतीत करके आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। चलिए, मैंने देख लिया कि काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया, किन्हीं का ए, किन्हीं का बी, किन्हीं का सी, लेकिन आंसर इज करेक्ट आंसर इज हर्ट्ज। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या माप सकते हैं? एक तो विकल्प हमारा है कि उच्च प्रतिरोध, दूसरा हमने विकल्प रखा निम्न प्रतिरोध, तीसरा हमने विकल्प रखा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, और चौथा हमने विकल्प रखा विभवांतर। जल्दी से बताइए क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या माप सकते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा जी, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। सी पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये सी आंसर होगा कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापेंगे, और मेरे हिसाब से सही बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। और एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर लाइव क्लास में रहना है तो अंत तक रहिएगा, वरना अभी इस लाइव क्लास को छोड़कर चल जाइए। आपके लिए भी बेटर होगा, हमारे लिए भी बेटर होगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में रहें बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक रहें। आधा घंटा 45 मिनट का ये लाइव क्लास चलेगा और उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग रहोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होती है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई पद्धति, एसआई इकाई होती है टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकेंड। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये हमारा। 4 का तो हमारा सी आंसर हो गया कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध होगा, लेकिन ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर 2020-21 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बिल्कुल हमारे इस लाइव टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन करें। हमारे नोट्स को भी आप खरीद सकते हो, घर बैठे आपको सारा नोट्स अवेलेबल होगा, पीडीएफ भी खरीद सकते हो, प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस भी खरीद सकते हो, सारी फैकल्टीज़ हमारे पास प्रोवाइड है। ठीक है, चलिए, मतलब हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक हम कहना चाहेंगे कि 5 का जो आंसर होगा सी होगा, और बहुत बच्चों ने सी को टिक भी किया है आज। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई जो होती है वो वेबर होगा। नोट कर लिया आपने? छठे प्रश्न की ओर आते हैं। बिल्कुल, कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वो क्या क्या उत्पन्न करेगा? पहला विकल्प हमने रखा है कि केवल विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा हमने रखा है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा जो हमने रखा है उसमें हमने कहा है कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा जो विकल्प हमने रखा है वो नन ऑफ दीज होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? 4 विकल्प हैं और बच्चे भी आंसर देना इन्होंने शुरू कर दिया। देखते हैं और एकदम बिल्कुल ABCD करना शुरू कर देते हैं। कोई किन्हीं का कहना ए है, किन्हीं का कहना बी है, किन्हीं का कहना सी है, किन्हीं का कहना डी। तो खैर बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन, कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय, चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय? चलिए, हो गया, आंसर दे दिया आपने। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये भीड़ जो है ना अगले टेस्ट में इसका दुगना भीड़ होगा, क्योंकि आप अपने जितने भी मित्रों, सहपाठियों सभी को बताओगे, अपने दोस्तों को बताओगे कि लाइव टेस्ट एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम शुरू हो गया ड्रीम क्लासेस पे। चलो जलकर ज्वाइन करते हैं, कोई फीस नहीं है, बस करना क्या है, वीडियो शेयर वगैरह करिएगा, अगर मन हो तो नोट्स ज़रूर खरीदिएगा क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होगा आपका। चलिए 6 नंबर का आंसर होगा जी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। देख लो किन किन बच्चों ने गलत बताया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बी भी बता रहे थे। ठीक है, कि सर केवल चुंबकीय होगा, किन्हीं का कहना ये ए भी था कि केवल विद्युतीय क्षेत्र होगा, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट होगा 6 का सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगले प्रश्न क्यों रहते हैं? फैक्स का अर्थ होता है, जल्दी बताइए। ABCD 4 विकल्प हैं। फैक्स, ये वाला फैक्स, ये जो आप लिखते हो ना, जो किसी चीज़ को फैक्स करना होता है, उसका अर्थ बताइए। FAX, जल्दी बताइए। देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है, किन्हीं किन्हीं का सही है, कोई कोई ए बोल रहा है, कोई बी कर रहा है। विकास कुमार इनका कहना है सर बी होगा जी, विकास जी। और किन्हीं का कुछ कहना है। फैक्स का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए ऐसा करते हैं, हम बताते हैं कि फैक्स का अर्थ होगा स्टूडेंट फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर होगा बी, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी।
फैक्स का अर्थ होगा फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, चलिए अगले विकल्प की ओर हम लोग चलते हैं। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य होता है। क्या होगा? शून्य होगा, अनंत होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? जल्दी से आप लोग सोचो आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और उम्मीद है कि आप लोग गलत आंसर नहीं दोगे। ठीक है, समय जो लग जाए, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं कि एकदम बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इसको लेकर चल जाना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर दे रहे हैं जी, बिल्कुल। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य जो होगा वो शून्य होगा जी। 8 का जो है वो आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया था, और सही सही आंसर 80% बच्चे तो सही आंसर देते ही देते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे जो है वो गलत आंसर देते हैं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीखने आए हैं, ना कि किसी को सिखाने आए हैं। चलिए, सीखना आपको है और सिखाना हमें है, तो सीखने में गलतियाँ तो होती है। ठीक है, और जो गलतियों को सीख ले वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वह आघूर्ण है, कौन सा होगा जी? बताइए जल्दी से आंसर। ए बी सी डी 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लग रहा है क्या आंसर होगा? कि ई वेक्टर, ये तो इसका 8 का तो ए आंसर हो गया शून्य। ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण होगा। क्या होगा? पी वेक्टर गुने ई वेक्टर होगा, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा, ई वेक्टर गुने पी वेक्टर होगा, पी बाई ई होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा जी। देख पा रहे हैं कि बच्चे आंसर सही सही दे रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत सही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टिक लगा रहे हैं। आई थिंक हाँ, बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका। नोट कर लिया आपने? पी वेक्टर गुने ई वेक्टर, ये हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, कि ई तीव्रता के, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण क्या होगा? पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, कि उपग्रह संचार में, जी हाँ स्टूडेंट्स, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग जो है वो प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, गामा गामा किरण, या सूक्ष्म तरंग? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? 4 विकल्प हैं, और आंसर सही सही आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। कुछ कुछ बच्चे लग रहे हैं कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आभास हो रहा है कि उन्हें शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस कारण से गलती कर रहे हैं। और गलती करने का रीज़न ये है कि समय बिल्कुल कम बचा है। ठीक है, 2 से 3 महीने बचे हैं, और इस महीने में भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो बच्चे गलत मार रहे हैं वो, आई थिंक उनकी तैयारी ठीक नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान दे पढ़ने पर। करेक्ट आंसर डी होगा जी, सूक्ष्म तरंग, ये हमारा डी होगा, डी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा, सही होगा, कि उपग्रह संचार में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होगा? तो वो हमारा सूक्ष्म तरंग होगा। चलिए, बिल्कुल अगला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से बता दो कौन सा आंसर होगा। कि रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण दें। रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण दें, कौन सा होगा? थायोकॉल, ब्यूनायन, GRN, या ऑल? क्वेश्चन नंबर 11, रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण दीजिए। कौन जो है वो रबड़ श्रेणी के अंतर्गत आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा? चौथा में है हमारा ऑल, मतलब सभी जो हैं वो आएंगे। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण दे। थायोकॉल, ब्यूनायन, GRN, ऑल? मैं बताना चाहूँगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल। नोट करिए कॉपी में, देख पा रहे हैं बहुत बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है, पर फिर भी नोट करिएगा, करेक्ट आंसर इज ऑल। ऑल हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कि कौन कौन आंसर देते हैं मेरे बिना समझाए, मेरे बिना बताए। सवाल है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय
किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम है? 4 विकल्प हैं, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या बैंगनी रंग का। किसका क्रांतिक कोण जो होगा वो सबसे कम होगा? बहुत ही उम्दा सवाल है और उम्मीद है कि बिल्कुल सही जवाब दोगे। आपने पढ़ा होगा बैजानी ही पिनाला, ठीक है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ही सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देन करेक्ट आंसर सबने मार दिया सबने। अब मैं बताऊं अपना आंसर। बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे थे, कुछ कुछ बच्चों ने ए को टिक किया है, कुछ कुछ बच्चों ने डी को टिक किया है। मैं बताना चाहूंगा कि लाल रंग का तो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जी, ठीक है, इस कारण से उसका प्रकीर्णन कम हो जाएगा। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। तो कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा? देन करेक्ट आंसर इज हमारा हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। बिल्कुल नोट करिएगा, 12 का आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, 12 का करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत अच्छा सवाल है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको, नहीं? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होगा, क्या होना चाहिए? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत अच्छा सवाल है, और ऑप्शन भी हमने रखे हैं, π/2, π/4, पाई या 0। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। और आंसर दे रहे हैं बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, लेकिन गलती भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, बिल्कुल गलती ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे डी की ओर जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल, ये जो बी वावल जो है ना वो विद्युत वाहक बल, इसके बीच जो कालांतर होगा वो शून्य होगा। नोट करिएगा कॉपी में। देन 13, करेक्ट आंसर ऑफ 13 इज डी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 का। बहुत अच्छा सवाल है। 14 नंबर बताइएगा क्या आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में हम डुबाएंगे तो यह हो जाता है, कम अभिसारी होगा, अधिक अभिसारी होगा, कम अपसारी होगा, अधिक अपसारी होगा। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। सवाल है कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में हम डुबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा सवाल है, इग्नोर मत करिएगा। मैं इसीलिए रुका हुआ हूँ कि ताकि बच्चे इसका आंसर दें, उन्हें भी लगे, उन्हें भी मौका देना चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊँगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ कि वो लोग बिल्कुल समय ले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल समय के लिए रेडी हूँ, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट आना चाहिए। और बहुत बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, कुछ कुछ करेक्ट दे रहे हैं, कुछ कुछ गलत भी दे रहे हैं, लेकिन मैं जो आंसर बताना चाहूँगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सी आंसर होगा, ठीक है, कम अपसारी। जी हाँ स्टूडेंट्स, को 14 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी होगा कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह कम अपसारी होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं कि धातु के बने किसी गोलक को धातु से, ठीक है, 14 तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 15 नंबर में आते हैं कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति होती है। धातु के बने किसी गोलक को, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये हमारा, कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। दोलनी गति क्या होगा? त्वरित होगी, अवमंदित होगी, एक समान होगी या नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड मैं बताऊं आंसर, जल्दी से दो। गलत आंसर आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट ने ए को टिक कर रखा है, कुछ कुछ बच्चे का कहना है कि सर बी होगा। सी तो बिल्कुल कम बच्चे बोल रहे हैं, नन ऑफ दीज भी कम बच्चे, मतलब ए और बी पर ज़्यादा फोकस है। मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल अवमंदित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा बी, और ये बहुत अच्छा सवाल है आज का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होगा। कितना डिग्री होगा?
क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में वह आपतन कौन है। पहले एक बार शेयर तो करो वीडियो, आप लोग बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। अच्छा, आप नहीं चाहते हो कि आपके मित्र भी साथ में पास हो जाएं अच्छे से, और साथ में पास तब होंगे जब पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, लाइव क्लासेस बहुत जरूरी है, टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा ये चीज आप टेस्ट में आकलन कर सकते हो कि हमें क्या आता है, कहाँ हमने गलती की, कहाँ हम नहीं पढ़ पा रहे, कहाँ हमसे चूक हो रही है। तो बिल्कुल शेयर बिल्कुल करें हमारी इस वीडियो को, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सके, आपके दोस्त भी देख सके, आपके भाई बंधु भी देख सके। और साथ साथ जो है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ भीड़ में जाकर बोलिए कि ड्रीम क्लासेस से पढ़ो, लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, लाइव मोटिवेशन क्लास होता है। 2-3 महीने तो बच रहे हैं, कम से कम इतना तो किया करो आप लोग जल्दी जल्दी से, मुझे बिना बोले बताओ। चलिए 16 का तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, 90 डिग्री का एंगल होगा जी। अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रयास का हम उपयोग करेंगे, किसके किसके कितने हर्ट्ज, आई मीन कितना और कितने के बीच में होगा। एक हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, के हर्ट्ज है, जी एच जेड है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मतलब टीवी का जो प्रसारण होता है ना, मतलब एंटीना वगैरह लगाते हैं, वो कितना से कितना हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। 4 विकल्प दिख रहे हैं। हर्ट्ज होना चाहिए, मेगा हर्ट्ज होना चाहिए, गीगा हर्ट्ज होना चाहिए। बहुत सारे यूनिट हैं जो आपको चूज करने हैं, किसी एक को कर लिया चूज आपने। देख रहा हूँ बच्चे दे रहे हैं आंसर, गलत भी आता है हर बार, कुछ ना कुछ तो गलतियां होती है आप लोगों से, कोई ए गलत बोलता है, कोई बी गलत बोलता है। चलिए आंसर हमारा सी होगा, 30 से 300 एम एच जेड। एम एच जेड का फुल फॉर्म हुआ मेगा हर्ट्ज, ठीक है। चलिए, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होगा। 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर, 4f के बराबर। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही उम्दा सवाल है ये, बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। सवाल है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, और बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 ये। चलिए मैं बताना चाहूँगा, आपका आंसर होगा डी, 4f के बराबर। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी। थोड़ा स्पीड में टेस्ट को लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए कौन सा, मुख्यतः किसका उपयोग करेंगे हम। भू तरंगों का, दृष्टि तरंगों का, आयन मंडली तरंगों का, या उपग्रह संचार का। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 की लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ए बी सी डी। क्वेश्चन 19 का ए बी सी डी। चलिए 19 का सी होगा। आंसर दे रहे बच्चे, गति लाइए थोड़ा। आयन मंडली तरंगों का उपयोग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बिल्कुल हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, अगले लाइव टेस्ट में इसका डबल स्टूडेंट होना चाहिए, वरना फिर आपके टेस्ट में धीमा कर देंगे हम, ठीक है। 2-2, 3-3 दिन पर टेस्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि ये टेस्ट प्रतिदिन हो, 2-3 टेस्ट प्रतिदिन हो, अपने दोस्तों को आज शेयर करो। मैं अपना वादा पूरा करूंगा कि ये टेस्ट आपका प्रतिदिन होगा, कम से कम एक टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से प्लीज आप मेरा वादा पूरा करो, मेरी बात को मानो, अपने दोस्तों को क्राउड लाओ इस टेस्ट में। कम से कम मिनिमम 500 बच्चे लाइव होने चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ इस टेस्ट में। आप ऐसा करो, अगर मैं रोज टेस्ट नहीं लूंगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, आप पूरा जो है ब्लेम मुझे करना। 20 नंबर क्वेश्चन का बताओ आंसर कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहेंगे। निकट, दूर, जरा, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी। विभिन्न दशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण जो है ना वो अविंदुकता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, अविंदुकता। 21, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी, जल्दी बताओ। 21 का बिल्कुल हम रुके हुए हैं आपके लिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अनंत, शून्य, +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होगा, शून्य होगा, +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। हम तो कहना चाहेंगे कि अवतल दर्पण की समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। और बच्चों ने सही सही आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे थे, ठीक है। कि आंसर क्या होगा, ए होगा सर, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। क्लियर है। कि इस क्वेश्चन 22वें नंबर की ओर कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है। चौड़ा बैंड गैप होता है, पतला बैंड गैप होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, रुकिए मत,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो, आगे तुम बढ़े चलो, पीछे तुम मुड़े हो नहीं। ठीक है, एकदम बिल्कुल, जल्दी से बताइए। 22। देन करेक्ट आंसर इज सी, कि दोनों बैंड के बीच कोई गैप नहीं रहता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। 22 का सी। बढ़े हम आगे, बिल्कुल नोट करते चलना है। विभव मापी, आपको पता है कि विभव मापी से क्या होता है, कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, तब धारा का प्रवाह क्या होता है, मुख्य परिपथ में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, मुख्य तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में से किसी में नहीं होता है, विभवांतर के तारों में नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, और बिल्कुल इग्नोर ना करके जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा ऐसे कंडीशन में। बहुत अच्छा सवाल है, ABCD आंसर आ रहा है। बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया, बहुत कम, भीड़ में कमी तो नहीं दिख रही है, पर आंसर में बिल्कुल कमी दिख रहा है। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। अब क्या कमी है आपके पढ़ाई में, आपके स्ट्रैटेजी में, कहाँ दिक्कतें आ रही है, वो चीज़ मुझे समझने की ज़रूरत है। बट मैं जो हूँ वो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा, और ये आंसर होगा बी, कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। बिल्कुल स्टूडेंट, चलिए, गैल्वेनोमीटर जो है वो परिपथ में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु क्या होता है, फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी, एल्युमिनियम। जल्दी बताइए कि एन प्रकार का हम अर्धचालक बनाएंगे तो शुद्ध सिलिकॉन में क्या मिलाएंगे हम, क्या अशुद्ध परमाणु मिलाएंगे। 24 का जल्दी बताइए। देख पा रहे हैं कि बहुत बच्चे जो है आंसर ठीक ठाक दे रहे हैं, मुझे तो ठीक लग रहा है इस बार। नहीं, क्या आंसर होगा, एंटी मनी मिलाना पड़ता है जी, बिल्कुल नोट करिएगा, एंटी मनी मिलाएंगे हम इसमें। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा, आंसर क्या होगा कि हम इसमें क्या मिलाएंगे, एंटी मनी मिलाएंगे जी, बिल्कुल। देन करेक्ट आंसर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। 24 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। और अब हम लोग 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कि लेंज का नियम पालन करता है, बताइएगा, बताइए कि लेंज का नियम कौन सा पालन करेगा, बायो सावर्त के नियम के सिद्धांत को, संवेग संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को, या आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। बताइए क्या होगा आंसर। 25 नंबर सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि आंसर इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट आपको इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कि लेंज का नियम किसका पालन करेगा, 25 नंबर क्वेश्चन जी, बिल्कुल 25 का सी आंसर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होगा जी इसका आंसर। 25 का आंसर सी। 35 क्वेश्चन हम आज आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, अभी 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए क्या आंसर होगा। किसी चुंबक को की लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आधा हो जाएगा, दुगना, अपरिवर्तित, या ननवदित। किसी चुंबक की लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। 4 विकल्प है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। चलिए मैं आंसर देना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा कि इसका जो होगा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आते हैं, बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय गति कहेंगे, चुंबकीय दिक्पात कहेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का चुंबकीय दिक्पात। जल्दी से नोट करिएगा कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होती है, बहुत कम होती है, शून्य रहती है, इनमें से कोई नहीं।
प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। हमारा आंसर होगा कि बिल्कुल बच्चे आंसर दे रहे थे इसका, पर फिर भी मैं थोड़ा इस सेट को स्पीड में लेकर चलता हूँ कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है। जी हाँ स्टूडेंट, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, इस पर हम थोड़ा समय देना चाहेंगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ABCD, एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन और टी टाइम, जल्दी से बताइए। ध्रुव प्रबलता आंसर आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं और ज़्यादा फोकस बच्चे कर रहे हैं सी पर। जी, क्वेश्चन नंबर 29, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर एम्पियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर सी होगा। और अब हम लोग सीधे सीधे चलेंगे, रुक करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर कि प्रयोगशालाओं की को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है दृश्य प्रकाश का, अल्ट्रा वायलेट किरणों का, अवरक्त किरणों का, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए क्या उपयोग करेंगे हम स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल आंसर आ रहा है और सही सही आंसर बहुत बच्चे दे रहे हैं कि जी हाँ सर, अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 30 का भी करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर कार्य करता है स्वप्रेरण का, परस्पर प्रेरण का, उष्मन का, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31, ABCD, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछता है कि ट्रांसफार्मर में कार्य करता है, कौन करता है, स्वप्रेरण का, परस्पर प्रेरण का, या उष्मन का, या नन ऑफ दीज। चलिए मैं आंसर बताऊंगा। 31 का बी करेक्ट आंसर होगा, परस्पर प्रेरण का। क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, या वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, कौन करेगा जी, व्यतिकरण करेगा, परावर्तन करेगा, ध्रुवन करेगा, या वर्ण विक्षेपण करेगा। चलिए करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, ध्रुवन। बिल्कुल आंसर आ रहा है बच्चों का, पर फिर भी मैं थोड़ा गति में बढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 33, दशमिक संख्या 35 को द्विआधारी में कैसे लिखेंगे। 4 विकल्प आपको दिख रहा है। दशमिक संख्या 25 को, सॉरी 35 नहीं, 25 को द्विआधारी में कैसे लिखेंगे। ABCD दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी बताइए। ABCD आंसर आ रहा है, बहुत बच्चे बहुत बार आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चों ने गलत दिया, पर आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करिएगा। 33 का सी। 34 कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए। प्रेषण, मॉडुलन, विमॉडुलन, या ग्रहण। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को हम कहेंगे मॉडुलन। देन 34 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन कि 1 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति में संचार संभव है, किसमें, वायु में, प्रकाशीय तंतु में, या केबल में, या नन ऑफ दीज। 1 THz से 1000 THz तक की आवृत्ति में संचार संभव है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि प्रकाशीय तंतु। ठीक है, 35 का बी। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो बोर्ड में, तो हमारे चैनल के थ्रू घर बैठे आप नोट्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कम फीस है इस नोट्स का, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 6200733858। और कल से हम अगले लाइव टेस्ट